नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ्स और रीजनिंग की आज की क्लास में हम दो टॉपिक डील करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कैलेंडर और दूसरा टॉपिक हम डील करेंगे क्लॉक। ठीक है, तो पहले टॉपिक के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और प्रश्न के साथ साथ ही हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट इसके डील करते हुए चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 8 अप्रैल सोमवार था तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहां जो कंसेप्ट हमको देखना है वो ये है कि सर एक कैलेंडर का हर 7वां दिन खुद को रिपीट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर 8 अप्रैल अगर सोमवार था तो 8 अप्रैल में हम 7 जोड़ दें जो कि मिलेगा 15। यदि 8 अप्रैल सोमवार था तो 15 अप्रैल भी सोमवार ही होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है कि सर 7 ऐड करने पर डे जो है वो खुद को रिपीट कर देता है। ठीक है, डे अगर रिपीट कर देता है तो चलिए सर कैलेंडर हम बना लेते हैं कि 8 तारीख सोमवार था, 7 ऐड किए तो 15, ये भी सोमवार होगा। फिर 7 और ऐड कर दिए 22, ये भी सोमवार होगा। और फिर एक बार और 7 ऐड कर दिए तो 29, ये तारीख भी सोमवार ही होगी। प्रश्न पूछा है 30 तारीख, मतलब सोमवार के बाद अगला दिन, ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, चलिए, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था कि सर 7वां दिन खुद को रिपीट करता है, 7 7 जोड़ते चलते हैं और इस तरह से हमारा उत्तर तैयार है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है 26 जनवरी ये शुक्रवार था, तो वर्ष 2020 में 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया होगा। ठीक है, अब यहां पर अभी हमने एक कैलेंडर के एक मंथ में डेज रिपीट करते हैं, 7वां दिन रिपीट करता है, इस कंसेप्ट को देखा। अब हम देखते हैं सर कि अगर हम ईयर में कैलकुलेशन करें तब क्या होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट जो हमको याद रखना है वो ये है कि सर ईयर जो है या तो नॉर्मल ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा। कोई भी जो वर्ष आपको दिया है, जैसे 2016, यदि ये 4 से विभाजित है, 4 से अगर हम डिवाइड करें, ठीक, तो ये 4 से अगर डिविजिबल है, 4 से विभाजित है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, इसी तरह अगर वर्ष 2000 की बात करें, ठीक है, तो सर ये 4 से तो विभाजित होगा, लीप ईयर होगा, लेकिन इस तरह के वर्षों को, शताब्दी वर्षों को या सेंचुरी वाले ईयर को, जिसमें हमको अंत में डबल जीरो दिख रहा है, ऐसे वर्षों को हम 400 से विभाजित करते हैं। ठीक, तो लीप ईयर है या नहीं ये जानने के लिए दो कंडीशन है सर। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यदि सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सर लीप ईयर का काम क्यों है? क्योंकि नॉर्मल ईयर 1 ऑड डे देता है और लीप ईयर 2 ऑड डे देता है। ठीक है, चलिए, मतलब सर नॉर्मल ईयर वर्ष 2001 से 2002 ये दोनों ही नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो अगर कोई भी तारीख 2001 में संडे है तो वही तारीख 2002 में मंडे हो जाएगी, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि लीप ईयर की हम बात करें तो हम 2 दिन बढ़ा देंगे। ठीक है, प्रश्न में देखते हैं 2016, वर्ष 2016 एक लीप ईयर है, अभी हमने देखा था 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है। तो वर्ष 2016 से वर्ष 2017 में यदि हम एक ही तारीख जो कि क्या है 26 जनवरी इसकी बात करें तो ये तारीख 2016 से, क्योंकि ये लीप ईयर है, यहां जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगी, 2 ऑड डे मिलेंगे। ये कंसेप्ट हो रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए, 2 दिन अगर बढ़ जाएगी तो इसी दिनों का ऑड डे का कैलकुलेशन हम करते हैं और देखते हैं सर कि 2020 में हमें कितने ऑड डे मिल रहे हैं, उसे हम शुक्रवार से आगे के लिए जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, 2016 से 2017, 2018, 19 और 20 सिर्फ हम ऑड डे का कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमने देखा 2016 से 2017 कितने ऑड डे? 2। ठीक है, डेट क्या है? 26 जनवरी। चलिए, 2017 से 2018 में सर एक ऑड डे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, यहां से यहां जाएंगे तो एक ऑड डे। 18 से 19 में भी एक ऑड डे। 19 से 20 में ध्यान दीजिएगा, 19 से 20 में हम लिख रहे हैं एक ऑड डे।
लेकिन सर अभी तो बात हुई थी कि जब लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डे मिलेंगे, तो हम यहां 1 क्यों लिख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा डेट पे। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन जो मिलता है वो होता है 29 फरवरी। जब हम 26 जनवरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सर कैलेंडर में अभी फरवरी तो आई ही नहीं। अगर फरवरी नहीं आई है तो 29 फरवरी को आपको एक एक्स्ट्रा दिन किस तरह से मिल सकता है? हो ही नहीं सकता सर, ये है ना। इसलिए हमने 2019 से 2020 में एक ऑड डे रखा है, क्योंकि सर 26 जनवरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी फरवरी आई नहीं है, तो 29 फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा दिन हमें मिलता है वो दिन अभी यहां पर कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि सर 2020 का कैलकुलेशन था, लीप ईयर है 2020, वर्ष 2020 लीप ईयर है, लेकिन सर फरवरी के पहले की सारी तारीख को हम नॉर्मल ईयर जैसा ही कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2, 3, 4 और 5, तो कितने ऑड डे मिल रहे हैं सर? 5 ऑड डे, 5 एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं। तो हम शुक्रवार से 5वां दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्राइडे 1, 2, 3, 4, 5, सर ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो उत्तर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन सर एक छोटा सा कंसेप्ट भी हमें गलती करवा सकता है। अगर आप इसको गलत बनाएंगे तो हो सकता है आपका उत्तर मंगलवार हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में भी दिख रहा है वो हमें, है ना। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से इसे देख लें कि सर लीप ईयर का इफेक्ट पड़ता है फरवरी, 29 फरवरी के बाद की डेट में, 29 फरवरी से पहले की डेट में लीप ईयर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि बीते कल का पहला दिन, ठीक, बहुत ध्यान से, बीते कल का पहला दिन, ठीक है, ये है सर आज, ये हुआ बीता हुआ कल, और इससे पहला दिन, ठीक, ये दिन, यदि बीते कल का पहला दिन बुधवार है, ये अगर बुधवार है, प्रश्न पूछ रहा है रविवार कब होगा, ये अगर बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये मिलेगा हमें रविवार जो कि संडे। उत्तर में देखते हैं ऑप्शन में कि सर कौन सा दिन है? आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, तो आज से सर दूसरा दिन है ये तो, ठीक है, आज से दूसरा दिन है। आने वाला कल नहीं, आने वाला कल रविवार होगा, आज तो शुक्रवार है, और आने वाले कल से अगला दिन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि आज ये आने वाला कल है और इससे अगला दिन, ठीक है, आने वाले कल से अगला दिन, ये हमें क्या मिलेगा? रविवार। ठीक, चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये हमको ध्यान रखना है सर कि भाई आज की बात कर रहा है, बीते कल का पहला दिन, आने वाले कल के बाद दिन। यदि एक देश अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग बहुत कंसेप्चुअली इसको ना डील करते हुए कुछ चीजें याद करेंगे। ठीक है, याद क्या करनी है हमें कि सर यदि कोई वर्ष लीप ईयर है, यदि कोई वर्ष लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर खुद को 28 वर्षों में रिपीट करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर लीप ईयर का कोई कैलेंडर आपको दिया है, ठीक है, जैसे कि वर्ष 2020 ये लीप ईयर था, तो ये वर्ष 2020 का कैलेंडर, वर्ष 2020 का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा, किस वर्ष ये रिपीट करेगा, है ना। मतलब 2020 का कैलेंडर आप एज इट इज किस वर्ष के लिए दोबारा यूज कर सकते हैं, या इस प्रश्न में देखें तो 2020 में आपने जिस दिन अपना बर्थडे मनाया था, जिस दिन अपना जन्म दिवस मनाया था, उसी दिन अपना जन्म दिवस किस वर्ष को दोबारा मना पाएंगे। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो इसी तरह डील होंगे कि सर अगर लीप ईयर है तो आप इसमें 28 जोड़ दें, आया वर्ष 2048, तो ये कैलेंडर 2020 का कैलेंडर रिपीट होगा, सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, हर एक जो डेट है वो उसी डे को रिपीट करेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न भी कुछ इसी तरह का पूछ रहा है कि भाई 5 जनवरी 2021
ये जिस दिन पड़ा था, ठीक है, सेम कैलेंडर में, अगले कौन से कैलेंडर में, किस वर्ष के कैलेंडर में 5 जनवरी उसी दिवस को होगा। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया लीप ईयर के लिए कि सर लीप ईयर जो है, लीप ईयर वो 28 वर्ष में रिपीट करता है। ठीक, लीप ईयर के अलावा अगर लीप ईयर +1 है, ठीक, जैसे वर्ष 2016 लीप ईयर था, अगर 2017 के कैलेंडर की बात करें तो लीप ईयर +1 हुआ, तो इसके लिए आप 6 वर्ष, हर 6 वर्षों में ये रिपीट करता है। मतलब अगर 2017 का कैलेंडर अब रिपीट करेगा तो आप इसमें 6 ऐड कर दीजिए, क्योंकि सर ये लीप ईयर +1 है, 2016 लीप ईयर था, +1, इसमें आप 6 ऐड कर दीजिए, तो ये हुआ 2023। तो अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं और वर्ष 2017 का जो कैलेंडर था वो एज इट इज कॉपी है। ठीक है, अगला देखिए सर, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3, ये दोनों ही 11 वर्षों में रिपीट करते हैं। ठीक है, दोनों ही कैलेंडर 11 वर्षों में खुद को रिपीट करते हैं। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं। लीप ईयर +2 वर्ष 2018 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? +11 कर दीजिए, 2029। इसी तरह अगर 2019 की बात करें तो ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो ये हो जाएगा +11, दैट इज 2030। ठीक है, चलिए, तो ये +11 करके 2030। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आप इसका उत्तर बता पा रहे होंगे कि सर 2021 लीप ईयर +1 होगा, 2020 लीप ईयर है, 2021 लीप ईयर +1 होगा, तो हम 21 में कितना जोड़ेंगे? 6, तो +6 कर देते हैं, ये आ गया 2027। तो 5 जनवरी 2027 और 5 जनवरी 2021 ये दोनों एक ही दिन हो रही होंगी। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2021 का कैलेंडर, वर्ष 2027 का कैलेंडर दोनों सेम ट्रू कॉपी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। इसके हम बेसिक कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं सर, उसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो उसमें ना जलते हुए इस ट्रिक को अगर हम याद रखें, इतना सा बस हम 4 लाइन याद रखने की कोशिश करें कि सर लीप ईयर 28 वर्षों में, लीप ईयर +1 6 वर्षों में, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 11 वर्षों में, प्रत्येक 11 वर्षों में खुद को रिपीट करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये प्रश्न कह रहा है कि भाई तारीख दी हुई है, आप दिवस बताइए। ठीक है, दिनांक आपको दिया है 26 जनवरी, वर्ष है 2001, आपको बताना है कि ये कौन सा दिन था। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल से 2-3 पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला है कि प्रत्येक 100 वर्ष में हमें 5 ऑड दिन मिलते हैं, प्रत्येक 200 वर्षों में 3 ऑड डे मिलता है, प्रत्येक 300 वर्षों में 1 ऑड डे मिलता है, और प्रत्येक 400 वर्षों में 0 ऑड डे होते हैं। ठीक है, 0 ऑड डे होते हैं प्रत्येक 400 वर्षों में। ठीक, अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इस लाइन को देखिएगा सर, 400 वर्षों में 0 ऑड डे, इसका मतलब ये हुआ कि 400, फिर अगले 400 वर्ष मतलब 800 वर्ष, इस तरह फिर हम अगले 400 वर्ष चलें तो 1200, और 400 ऐड कर दें तो 1600, और फिर और 400 ऐड कर दें तो 1600 और 400 2000। ठीक है, तो वर्ष 2000 तक हमें 0 ऑड डे मिलेंगे, क्योंकि सर ये 4 का मल्टीपल है, तो वर्ष 2000 तक हमें 0 ऑड डे मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद 2001 मतलब 1 जनवरी 2001 से वर्ष 2001 का कैलेंडर स्टार्ट हो गया है, और हमें कब तक कैलकुलेट करना है सर? 26 जनवरी 2001। ठीक है, चलिए तो वर्ष 2001 के कैलेंडर में 26 जनवरी कितने दिन हुए? 26 दिन। ठीक, अभी हमने देखा था सर कि हर 7वां दिन खुद को रिपीट करता है, हर 7वां दिन खुद को रिपीट करता है। वर्ष 2000 तक हमें 0 ऑड डे मिले हैं, तो हम 26 को अगर 7 से विभाजित कर दें तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा, शेषफल जो मिलेगा,
शेषफल होगा 5, 7 या 21, ठीक है। शेषफल कितना मिला? 5, ठीक। और यही शेषफल जो है वो कहलाता है ऑड डे। मतलब सर ऑड डे क्या है? आप किसी भी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आपको शेषफल मिलेगा वही क्या कहलाता है? ऑड डे। ये पॉइंट हो रहा है क्लियर? ठीक है। मतलब सर 2000 तक हमें 0 ऑड डे मिले और इन 26 दिनों में कितने ऑड डे मिल रहे हैं? 5, ठीक। अब एक जो सिंपल सा कोड हमें यूज करना है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 है रविवार के लिए, ये हो गया सोमवार, ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हमारा ऑड डे क्या आया है? 5, मतलब 5 कोड है शुक्रवार का। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये सर 0 1 2 3 4 5 ये क्या दिए हैं? ये हैं ऑड डे के कोड, नंबर ऑफ ऑड डे के कोड। 0 ऑड डे अगर आपको मिल रहा है मतलब संडे है, 1 एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, 1 ऑड डे मतलब मंडे है, ठीक है। 2 मिल रहा है तो ट्यूसडे लिख देंगे, 3 के लिए वेडनेसडे, इसी तरह 4 5 और 6, ठीक। इस तरह हमारा आंसर आ गया कि 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और वह केवल रविवार को सिनेमा देखती है तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है। चलिए फिर एक सेम कैलेंडर के एक ही मंथ में हमें कैलकुलेशन करना है कि 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, ठीक। सर हर 7वां दिन खुद को रिपीट करता है, ये पॉइंट एकदम क्लियर है। हर 7वां दिन खुद को रिपीट करता है, ठीक है। तो 22 दिन पहले मोहिनी यदि सिनेमा देखने गई थी और वो दिन अगर रविवार था, तो अगर हम रविवार से 7 दिन जोड़ते चलें तो हर 7वां दिन हमें मिलेगा रविवार। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए सप्ताह, ठीक है। सप्ताह का कौन सा दिन पड़ रहा है? 22 दिन। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन, है ना। 22 दिन को हम 7 दिन प्लस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 दिन माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर 7वां दिन अगर रविवार होगा, रिपीट करेगा, तो 7 दिन पहले माइनस करने पर भी हमें सेम डे मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से हम सर 22 दिन के कैलकुलेशन को 7 से विभाजित कर दें, 22 दिन के कैलकुलेशन को 7 से विभाजित कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर या शेषफल वो 1 प्राप्त होगा। ये पॉइंट हुआ क्लियर, ठीक है। वो 1 प्राप्त होगा। चलिए अगर 22 दिन पहले, और वो सिर्फ रविवार को सिनेमा देखने जाती है, तो 22 दिन पहले भी रविवार ही रहा होगा, ठीक है। तो 22 दिन में 1 एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, रविवार से एक दिन अगला हुआ आपका सोमवार। ये पॉइंट हुआ क्लियर, ठीक है। 22 दिन पहले का कैलकुलेशन करना था, हम 22 दिन में 7 माइनस करके भी जा सकते थे, 7 प्लस करके भी जा सकते थे, लेकिन हमने ऑड डे से इसको कैलकुलेट कर दिया कि 1 एक्स्ट्रा दिन हमें मिलेगा, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा दिन अगर हमें मिलेगा तो वो हो जाएगा 1 ऑड डे, और संडे से 1 एक्स्ट्रा दिन मतलब अगला दिन जो कि होगा सोमवार, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रश्न में 22 दिन पहले, ठीक है, या 22 दिन बाद, ये दोनों ही कैलेंडर के टॉपिक में हम 22वां दिन ही मानते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब सर 22 दिन पहले कह रहा है, 22 दिन बाद कह रहा है, तो आपको कैलकुलेशन में 22वां दिन इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसलिए हमने सीधा इसको 22 से डिवाइड कर दिया, ना कि 23 से डिवाइड किया। अगर आप 23 से डिवाइड करेंगे आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये कैलेंडर के क्वेश्चन में पहले या बाद हम उसे उसी दिन का कैलकुलेशन लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है, ठीक। आलोक वरुण से कितने दिन? 300 दिन, 300 दिन बड़ा है। और संदीप आलोक से, तो संदीप पहले हो जाएगा, संदीप आलोक से 50 सप्ताह, 50 सप्ताह अगर दिन में हम कैलकुलेट करें सर, तो एक सप्ताह में 7 दिन, 50 सप्ताह में कुल हो जाएंगे 7 पंचे 35, 350 दिन। तो ये हो गया सर 350 दिन, ठीक है। मतलब संदीप आलोक से 350 दिन बड़ा है और आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है, ठीक है।
चलिए, तो प्रश्न कह रहा है यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ था, संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो वरुण का जन्म किस दिन हुआ था? वरुण के लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए कितने दिन है सर? 350 और 300 मतलब कुल 650 दिन, 650 दिन। ठीक है, कैलकुलेशन किसका करना है सर? ऑड डे का। वो कैसे होता है? 7 से विभाजित करके जो हमें शेषफल प्राप्त होता है, तो 7 से अगर इसको हम विभाजित करें तो 650, 7 से विभाजित करने पर 7 9 63 हुआ, ये बचा 20, 7 दूनी 14 और शेषफल प्राप्त हुआ है 6। ठीक है, तो 6 दिन है ना। संदीप का जन्म दिवस है मंगलवार को, मंगलवार से 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर मंगलवार से 7वां दिन मंगलवार ही होगा। अगर हमने 6वां दिन ज्ञात करना है तो एक दिन पहले सोमवार होगा। ठीक है, तो मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार होगा। ये कैलकुलेशन समझिएगा कि सर मंगलवार से 7वां दिन, 7वां दिन फिर क्या होगा? मंगलवार ही होगा। ये कंसेप्ट हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा। तो मंगलवार से 7वां दिन मंगलवार, एक दिन कम कर देते हैं जो कि क्या होगा? सोमवार। ठीक है, चलिए, किसी सदी का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है और इसका कैलकुलेशन हम पहले देख चुके हैं। हमने एक प्रश्न में देखा था कि प्रत्येक 100 वर्षों में कितने? 5 ऑड डे, प्रत्येक 200 वर्षों में 3, प्रत्येक 100 वर्षों में 300 वर्षों में 1 और प्रत्येक 400 वर्षों में 0 ऑड डे मिलते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने देखा था पहले, है ना। ये शायद आपको याद भी होगा कि सर ये जो टेबल है कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। आगे के लिए सर 500 600 ये क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो यहीं से कैलकुलेशन में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि वर्ष 1700, ठीक है, कैसा है सर? सदी का। ठीक है ना, सदी है ये, वर्ष 1700 एक सदी अंत होगी। ठीक, चलिए, तो वर्ष 1700 के लिए अगर हम ज्ञात करें तो सर वर्ष 1700 मतलब 400 से 4 बार, ये हो गया 1600। 1600 तक आपको 0 ऑड डे मिलेंगे और बच गए 100 वर्ष, और 100 वर्ष का कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह किसी भी वर्ष का कैलकुलेशन आप इस टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सदी के लिए पूछ रहा है सर, सदी या तो 100 के मल्टीपल में, 200 के, 300 के, 400 के, 500 के, 500 अभी हमने देखा, 400 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सदी का जो कैलकुलेशन है वो यहां पर आपके पास पूरा है। ठीक सर, ये ऑड डे ये भी हमें पता है कि सर 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे। तो इस तरह से अगर हम लिखें तो 5 का मतलब हो गया फ्राइडे, 3 का मतलब हो गया बुधवार वेंसडे, 1 का मतलब है सर सोमवार मंडे, और 0 जो है वो है संडे। ठीक है, मतलब सदी का अंतिम दिवस वो या तो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे या संडे होगा। ठीक, ऑप्शन में देखते हैं सर, ऑप्शन में मंडे भी है, वेंसडे भी है, फ्राइडे भी है, मंगलवार। सदी का अंतिम दिवस मंगलवार कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारे पास दिख रहा है। ठीक, चलिए, आप किसी भी एग्जांपल में देखिए, वर्ष 2023 2300 की बात करते हैं, वर्ष 2300। ठीक है सर, 2300 का कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिएगा, 400 से अगर हम विभाजित करना चालू करें तो सर 2000 तक कितना आ गया? 0 ऑड डे, 2000 तक 0। अब कितने वर्ष बच गए? 300 वर्ष, और 300 वर्ष में 1 ऑड डे हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी शताब्दी वर्ष का कैलकुलेशन इनके मल्टीपल्स में कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पढ़ा था? ठीक है, चलिए, अप्रैल 2001। ठीक, चलो, तो शुरुआत करते हैं सर, वर्ष 2001 तक पहले पहुंचते हैं, है ना। तो उसके लिए सर प्रत्येक 400 वर्षों में 0 ऑड डे मिलता है। तो 400 से 800, 800 से 1200, 1200 से 1600 और 1600 से वर्ष 2000 में हमें 0 ऑड डे मिलेंगे। ठीक, अगला कैलेंडर चालू होगा सर वर्ष 2001 का, 2001 जो कि है सर जनवरी, फरवरी, मार्च, और हमें अप्रैल के लिए ज्ञात करना है। तो हम सर अप्रैल में पहली तारीख को ज्ञात करते हैं कि पहली तारीख कौन सा दिन था। 7 7 जोड़कर हर 1 तारीख से 7 जोड़ते हुए हम
पूरे कैलेंडर को बना सकते हैं कि सर अप्रैल में कौन कौन से दिन बुधवार पड़ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले सर अप्रैल की पहली तारीख बुधवार है, ठीक है, कैलकुलेशन में आ जाता है कि अप्रैल की पहली तारीख बुधवार है, तो अब आप बता पा रहे होंगे कि अगला बुधवार जो है वो 1 से 7 जोड़ने पर मतलब 8 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद जो बुधवार है वो 8 से 7 जोड़ने पर मतलब 15 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम निकाल लेते हैं कि 1 अप्रैल को कौन सी तारीख थी, 1 अप्रैल को कौन सा वार था, और वहां से हम अप्रैल में बुधवार कब होंगे इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर सर जनवरी में कुल 31 तारीख है, लेकिन 31 में हमें जो इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ऑड डे का है, और ऑड डे का कैलकुलेशन होता है 7 से विभाजित करने पर। ठीक है, तो 31 को अगर हम 7 से विभाजित कर दें तो शेषफल जो है वो मिलेगा 3। तो सर 31 की जगह हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं 3 को। ठीक, फरवरी में क्योंकि 2001 लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, इसलिए फरवरी में 28 दिन होंगे और 28 दिन को 7 से विभाजित कर दें तो 0। मार्च में सर, मार्च में फिर 31 दिवस और 31 में सर 3, और सर 1 अप्रैल को ज्ञात करना है, तो 1 अप्रैल जिस तारीख को ज्ञात करना है उस तारीख को हमने यहाँ पे लिख लिया। इन सभी का योग अगर जोड़ दें तो कितना आया, 7। सर 7 ऑड डे कैसे, 7 को अगर हम 7 से विभाजित कर दें तो शेषफल 0, तो एक्चुअली नंबर ऑफ ऑड डे जो है वो है 0, और 0 कोड है संडे का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2001 ये क्या था सर, संडे। ठीक है, अब संडे के बाद अगला दिन मंडे, फिर ट्यूसडे, मतलब सर 4 अप्रैल 2001 ये हो जाएगा वेंसडे। ठीक है, चलिए ऑप्शन से चलते हैं सर। 4 अप्रैल को वेंसडे, 4 के बाद अगर हम 7 जोड़ दें तो 4 7 11 वेंसडे, फिर 7 18 और 25, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन को देखिएगा कि सर ऑड डे जो है वो कैलकुलेट होता है 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है, ना कि भागफल। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो कहलाता है नंबर ऑफ ऑड डे। वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? थोड़ी देर पहले हमने ये प्रश्न देखा है, किस वर्ष के समान होगा? सर लीप ईयर जो है वो 28 वर्षों में, लीप ईयर प्लस 1 जो है वो 6 वर्षों में, लीप ईयर प्लस 2 और लीप ईयर प्लस 3 ये 11 वर्षों में खुद को रिपीट करता है। ठीक, कैलेंडर देखिए सर, 2005 2004 जो है वो लीप ईयर था। सर 2004 अगर लीप ईयर था तो ये 2004 प्लस 1 होगा। ठीक है, 2004 प्लस 1, तो लीप ईयर प्लस 1 ये 6 वर्षों में खुद को रिपीट करेगा, तो 2005 में आप 6 जोड़ दीजिए, 2011, वर्ष 2011 और वर्ष 2005 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है, 2007 के कैलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, 7 का कैलेंडर, फिर अगेन 2004 का कैलेंडर प्लस 3 11 वर्षों में रिपीट करता है, तो 2007 में अगर हम 11 जोड़ दें तो मिलेगा वर्ष 2018। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, वर्ष 2018। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1897। ठीक है, तो इसमें सर वर्ष 1896 है ना। 4 का अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो सर अंतिम 2 अंक ये क्या संख्या बना रहे हैं, 96। 96 4 से विभाजित है, तो 1896 भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए 97 मतलब 1896 प्लस 1, लीप ईयर प्लस 1, लीप ईयर प्लस 1 6 वर्षों में रिपीट करता है, तो 97 में 6 जोड़ने पर हमें मिलेगा 3, तो वर्ष 1903। ठीक है, वर्ष 1903 और 1897 का कैलेंडर सेम होगा, एग्जैक्ट रिपीट कर जाएगा। मान लीजिए आज शुक्रवार है, तो अब से 65 दिन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सर कैलेंडर में 65 दिन बाद, 65 दिन पहले, इन सभी का मतलब होगा 65वां दिन। आज से 65वां दिन। ठीक है, आज शुक्रवार है तो आज से 65वां दिन, 65/7 शेषफल हमें प्राप्त होगा, सॉरी 63 और 2 65, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है,
शुक्रवार था तो सर शुक्रवार से दूसरा दिन मतलब शनिवार और अगला दिन रविवार। ठीक है, शुक्रवार, शुक्रवार से अगला दिन शनिवार और फिर ये हुआ दूसरा दिन जो कि रविवार। तो उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज संडे। ठीक है, चलिए ऑड डे हमने कैलकुलेट कर लिए, है ना। अगर हमें कोई दिन नहीं दिया है, अगर हम कैलेंडर में कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं सर कि ये संडे से चालू हुआ है। ठीक है, वहां अगर कोड हमको क्या मिलता 2 तो हम संडे से गिनते। ठीक है, संडे से गिनते कि सर संडे 1 हो गया मंडे और 2 हो गया मंगलवार। ठीक, चलिए ऑप्शन में नहीं है लेकिन एक ऑप्शन आपसे गलती करवाने के लिए मंगलवार दे सकता था। ठीक है, चलिए क्योंकि कह दिया है कि शुक्रवार है तो अब हम शुक्रवार से दूसरा दिन गिनेंगे जो कि क्या आ जाएगा रविवार। अगर नहीं कहा होता तो हम उसको रविवार मान लेते और रविवार दूसरा दिन हो जाता हमारा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा और चौथा शनिवार तथा प्रत्येक रविवार को अवकाश होता है। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिन के महीनों में कितने कार्य दिवस होंगे? तो सर बेसिकली इसमें हमको एक कैलेंडर तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है? कैलेंडर तैयार करना है और उस कैलेंडर में प्रत्येक रविवार को और दूसरे और चौथे शनिवार को हमें माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए तो सर रविवार का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। यदि शुक्रवार से कैलेंडर चालू हुआ मतलब पहली तारीख यदि शुक्रवार थी तो दूसरी तारीख शनिवार और तीसरी तारीख जो है वो रविवार रही होगी। तो सर तीसरी रविवार है, 3 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 10, 10 7 17, 17 और 7 ये हो गया 24 और 24 और 7 ये मिल जाएगा 31, क्योंकि 31 दिनों का महीना है। ठीक है, तो सर हमें 1 2 3 4 और 5 संडे मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 5 संडे अवकाश होंगे। ठीक, इसके साथ दूसरा और चौथा शनिवार भी क्या है? अवकाश है। तो कुल अवकाश हो गए 7, 5 संडे और 2 शनिवार, 7 अवकाश। मतलब 31 दिवसों में से 7 अगर अवकाश हैं तो सर बचा कितना? बचा हमारा 24 कार्य दिवस होंगे हमारे पास, जो कि ऑप्शन है ए। ये कैलकुलेशन हुआ क्लियर कि 31 कार्य दिवसों में से हमने संडे कैलकुलेट कर लिया कि सर संडे 5 संडे आ रहे हैं, 5 अगर संडे आ रहे हैं, 2 शनिवार, चौथा और दूसरा शनिवार ये माइनस कर देते हैं तो टोटल हो गए 7 कार्य दिवस। 7 दिवस घट जाएंगे तो 31 में अगर 7 घटा दें तो 24 कार्य दिवस हमारे पास शेष प्राप्त बचते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए कोशिश करिएगा, साथ में कैलकुलेट करते हैं सर, है ना। 2006 से 2007, फिर 2008, उसके बाद 2009 और 2010। ठीक है, क्या 2006 लीप ईयर था? नहीं सर। तो 2006 से 2007 में एक दिन हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए फिर तारीख देखिए, 1 जनवरी वर्ष 2008 लीप ईयर होगा, लेकिन 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 में 365 दिन होंगे। ठीक है, क्योंकि सर लीप ईयर कब आएगा, इफेक्ट कब आएगा? 29 फरवरी 2008। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 जनवरी 2006 से, और क्योंकि जनवरी का कैलकुलेशन है, फरवरी का मंथ नहीं आ रहा है तो 29 फरवरी भी नहीं आएगी और लीप ईयर का इफेक्ट अगले कैलकुलेशन में होगा, ना कि वर्ष 2008 के लिए। ठीक है, तो 2007 से 2008 में भी हम क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा दिन, लेकिन यहां पे सर 2008 से 2009 में यहां हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2008 से 1 जनवरी 2009 में कुल 366 दिन हमें प्राप्त होंगे। और फिर अगेन सर 2009 से 2010 ये एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। 1 2 3 4 5, मतलब कुल कितने ऑड डे? 5। कौन सी तारीख से सर? कौन से वार से? रविवार से। रविवार क्या है सर? 0 से 5। तो सर यही तो कोड है हमारा 0 से 5 के लिए। तो 0 से 5 का कोड है शुक्रवार, ऑप्शन बी। ये हुआ क्लियर? ठीक है, अगर सर यहाँ पे रविवार की जगह कुछ और शनिवार या शुक्रवार दिया होता तब हम कैलकुलेट कर लेते कि शुक्रवार से अगला 5वां दिन जो है वो क्या पड़ेगा। ठीक है, शुक्रवार से, क्योंकि रविवार दिया था, रविवार स्वाभाविक 0 ही होता है, 0 से 5 जोड़ देंगे तो 5 का कोड है
शुक्रवार। तो यहां पर हम कैलेंडर के क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम एक नए टॉपिक पर चलते हैं और बहुत ही छोटा सा, जैसे कैलेंडर में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, इसी तरह हम क्लॉक को डिस्कस करेंगे, क्लॉक के छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्लॉक के क्वेश्चन हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि है क्लॉक। ठीक, अब देखिएगा, एक दो बातें इसमें सीखने के बाद हम देखेंगे कि इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात कि अगर एक घड़ी बना दी जाए, ये 12 और 6 है ना, तो हम देखेंगे कि सर 1 2 3, यहां पे अगर हम हर एक नंबर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि प्रत्येक जो हमें नंबर दिख रहे हैं 1 से लेकर के 12 तक, उनके बीच में एंगल कितना है। ठीक है, अब ये दो एंगल दो तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला तरीका है आवर हैंड, मतलब जो घंटे की सुई है वो, यदि हम इस शेप को देखें तो ये सर्कल है और इस शेप का कुल जो एंगल है, टोटल एंगल, वो आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक, चलिए, कैलकुलेशन किसका है सर? आवर हैंड का। ठीक है, घंटे की सुई, तो ये यदि मान ले हम कि 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से वापस एक पूरा गोल चक्कर लगाकर जब ये 12 पर आएगी तब कुल 12 घंटे बीत जाएंगे। ठीक, 12 घंटे बीतने पर एंगल कितना कवर हुआ है? तो 360 डिग्री। इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है, तो एक घंटे में 360 बटा 12, ये हो जाएगा 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 1 के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री। इसी प्रकार मान लेते हैं सर 1 से अगर हम कैलकुलेट करते तो 12 घंटे में फिर 30 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 से 2 के बीच में जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का है। इसी तरह 2 से 3 के बीच में भी जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हर एक नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है, वो हमें इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है। ठीक, इसी में अगर हम मिनट हैंड का कैलकुलेशन देखें, मिनट हैंड का कैलकुलेशन देखें तो यहां पर हो जाएगा सर कि हर एक एंगल, हर एक नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल है और मिनट हैंड 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 ये दूरी तय करने पे 5 मिनट का समय लेता है मिनट हैंड। ठीक है, आवर हैंड 1 से 2 या 2 से 3 जाने में 1 घंटे का समय लेगा और मिनट हैंड 1 से 2 या 2 से 3 जाने में 5 मिनट का समय लेगा। ठीक, हर एक नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री ये डिस्टेंस कवर किया गया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर किया गया होगा। ये पॉइंट हुआ क्लियर? ठीक है, तो आवर हैंड 1 मिनट में या 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करता है, 30 डिग्री का एंगल कवर करता है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। चलिए, इसी कैलकुलेशन में, है ना, जहां पर हमने देखा कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल, तो इसे हम लिख सकते हैं 60 मिनट में 30 डिग्री और 1 मिनट में 30 बटा 60 जो कि 1/2 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है? आवर हैंड के लिए। तो एक कैलकुलेशन फिर आया हमारे पास सर कि, ठीक, तो एक कैलकुलेशन और आया हमारे पास सर कि आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल या 30 डिग्री डिस्टेंस कवर करता है और आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल कवर करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम मिनट हैंड की बात करें, मिनट की सुई की बात करें, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, और इसके लिए 1 घंटे का अगर हम निकाल लें तो
वो आपने देखा है कि भाई 1 घंटे में तो ये है ना मिनट हैंड जो है वो पूरा 360 डिग्री चला जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री चला जाएगा, तो ये 1 मिनट का कैलकुलेशन आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि भाई आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक, चलिए तो घड़ी में जैसे कि आपने देखा है कि भाई जो घंटे की सुई है वो अचानक से 1 घंटे बाद 1 पर नहीं चली जाती, वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो हर एक मिनट में आधा डिग्री का डिस्टेंस या आधा डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर अगर प्रश्न देखें है ना, तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है 16 मिनट में, ठीक है 16 मिनट में आवर हैंड घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक है, 16 मिनट में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो 16 मिनट में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि 16 मिनट में है ना, किसी भी गिवन समय से, किसी भी दिए गए समय से 16 मिनट बाद घंटे की सुई और मिनट की सुई में के बीच जो कोण होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सर समय क्योंकि दिया नहीं है तो हम यहां से लेते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई ये दोनों ही बराबर है। कहां पर है? बराबर। ठीक है, चलिए अब 16 मिनट में क्या होगा कि जो मिनट की सुई है 1 2 3 ये 15 मिनट हुआ। ठीक है, तो जो मिनट की सुई है वो 15 से थोड़ा सा नीचे मतलब 16। ठीक है, ये 16 मिनट पे होगी और जो घंटे की सुई है आवर जो हैंड है वो 12 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, 12 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि सर आवर हैंड हर मिनट बढ़ता है और मिनट की घट सुई भी हर मिनट बढ़ती है। ठीक, तो ये एंगल हमको ज्ञात करना है कि ये एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच का कोण। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सर आवर हैंड कितना चलेगा। आवर हैंड, ठीक है, चलिए आवर हैंड चलता है सर 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 16 मिनट में 16 से गुणा कर देते हैं, 16 से आधा को गुणा करेंगे तो 16 को 2 से भाग देना हुआ, ये हो जाएगा 8 डिग्री। 16 मिनट में 8 डिग्री, ये कौन चला? आवर हैंड। ठीक है, इसी तरह से अगला कैलकुलेशन हम देखते हैं मिनट हैंड के लिए। ठीक है, मिनट हैंड, मिनट की सुई, मिनट हैंड सर मिनट हैंड 1 मिनट में 30 डिग्री का एंगल, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। ठीक है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 16 मिनट में ये कवर करेगा 16 इंटू 6 जो कि हो गया 96 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री और 16 मिनट में 96 डिग्री। ठीक, चलिए तो हम देख रहे थे कि सर जो दो एंगल है हमारे पास इस तरह से ये निकालना है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि सर 12 से ये 8 डिग्री है और 12 से ये 96 डिग्री है, तो बीच का जो एंगल हमारे पास बच रहा है, बीच का ये जो एंगल हमारे पास बच रहा है वो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से, इन दोनों को घटाने से मिल जाएगा। चलिए घटा देते हैं, तो हमारे पास उत्तर हो गया कि जो कोण है किसके बीच में? घंटे की सुई और मिनट की सुई, इनके बीच में जो कोण है वो 96 में से 8 घटा दिए, ये हो गया 88 डिग्री। ठीक, तो इस तरह के एक प्रश्न बनते हैं, बहुत ही सिंपल सा। आवर हैंड से हमने घंटे की सुई का कोण जो बनेगा वो निकाल लिया, मिनट हैंड से हमने जो मिनट की सुई के द्वारा कोण बनाया जाएगा वो निकाल लिया, और उनके बीच का अगर कोण निकालना है तो उसके लिए हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो रहा होगा क्लियर कि सर सिंपल सा एक फंडा, एक फैक्ट हमको याद रखना है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट से, इतने नॉलेज से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक, फिर कभी कभी इसमें हमसे पूछ लेता है कि आप रिवर्स एंगल बताइए। कौन सा? रिवर्स एंगल। तो रिवर्स एंगल क्या है सर? कि हम यहां से, ठीक है, उल्टा जो इस दिशा में जा रहा है। ठीक, चलिए
तो रिवर्स एंगल अगर हमसे पूछ रहा है तो इसमें एक कैलकुलेशन बस और करना पड़ेगा कि ये जो कोण हमने निकाला है, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है, आप इसको इस एंगल को 360 से माइनस कर दें। ठीक, 360 से आप माइनस कर दें तो जो एंगल प्राप्त होगा, जो कोण प्राप्त होगा, उसे रिवर्स एंगल कहा जाएगा। ठीक, चलिए तो बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा इनके बीच का कोण, तो हम आवर हैंड से जो एंगल मिला और जो मिनट हैंड से एंगल मिला, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करने में आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, हो सकता है कभी आपको आवर हैंड बड़ा मिल जाए, यहां पर ये वैल्यू छोटी हो, तो हमेशा आपको बड़े से छोटी वैल्यू को घटाना है। ठीक है, चलिए 96 बड़ा था, 8 छोटा था, तो हमने 96 में से 8 को घटा दिया। ठीक, और रिवर्स एंगल अगर पूछा है तो इस ज्ञात कोण को 360 डिग्री से, है ना, ये जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है, इसे 360 डिग्री से माइनस कर देना है, ये आपको रिवर्स एंगल दे देगा। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से यहां तक बात स्पष्ट हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसमें अगले प्रकार का प्रश्न, है ना। अब जो अगला प्रश्न है वो आपको घड़ी पर एक निश्चित समय बताएगा। ठीक है, जैसे कि 4:40। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि 4:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 440। ठीक, AM PM कुछ भी दिया रहे, 440। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार के प्रश्न के लिए, है ना, अब यहां पर हम पूरा एंगल फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला चलेगा 30 into h और 11/2 into मिनट, इनका डिफरेंस। ठीक है, इनका क्या, इनका अंतर। ठीक है, अंतर क्यों कह रहे हैं, इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको। h मतलब आवर। ठीक है, तो आवर में क्या है हमारे पास 4, m क्या है, m है मिनट, मिनट में क्या है हमारे पास 40। ठीक है, देखिएगा 30 into 4 और 11/2 into 40, ये हुआ 120, ये 2 कट जाएगा, 20 और 11 220। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है सर, 220 है, तो हम 220 में से 120 को घटा देंगे। ठीक है, 220 में से 120 को आप घटाइएगा तो उत्तर आ जाएगा 100 डिग्री। मतलब 4:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण है वो है 100 डिग्री का। ये पॉइंट हो रहा है क्लियर। ठीक है, एट 440 द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इज हाउ मच, 100 डिग्री। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो रहा है क्लियर। सिंपल सा हमको एक फंडा याद रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि 30 into h और 11/2 into मिनट। ठीक, चलिए तो एक प्रश्न डायरेक्टली ये बनता है कि भाई इस समय दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, और वो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 into h और 11/2 into मिनट से। ठीक, चलिए इनका अंतर। ठीक है, इसी में देखिए एक प्रश्न और देखते हैं, है ना। मान लीजिए समय जो है वो है 2:34। 2:34। ठीक, बहुत ही ध्यान से कोशिश करिएगा, फॉर्मूला आपको पता है 30 into h और 11/2 into मिनट, है ना। तो इसे हल करने से पहले एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए और फिर कैलकुलेशन करिए। ठीक है, चलिए 30 into h और 11/2 into मिनट, इसका डिफरेंस लेना है। तो आवर में हमारे पास 2 है, तो ये हुआ 30 into 2, डिफरेंस लेना है 11/2 into मिनट, मिनट हुआ 34। ठीक है, 34, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 17 बार में, 17 into 11, है ना, 17 into 11 आपको प्राप्त होगा 1, 7 और 7 और 1 8, 187। ठीक है, चलिए यहां मिला हमें 60, डिफरेंस लेना है 187, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 0 गया 7, 8 में से 6 गया 2 और 1, 127 डिग्री का कोण है 2:34 पर। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन देखिएगा, मेरे ख्याल से आपसे बना होगा और आपका उत्तर भी आया होगा और सही ही आया होगा।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 30 इंटू एच और 11/2 इंटू मिनट, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए दो प्रकार के प्रश्न हमने देखे, है ना। एक जहां पर आपको कह देता है कि इतने मिनट में कोड ज्ञात करिए, और एक प्रश्न कह रहा है कि भाई दिए गए समय पर, इस निश्चित समय पर हमें दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें बढ़ते हैं अगले प्रकार के प्रश्न पर। ठीक, जो कि हमसे क्या कह रहा है कि मिरर इमेज, जैसे कि ये एक घड़ी आपको दी गई है, ठीक है, इस घड़ी में एक निश्चित समय बताया जाएगा। ठीक, प्रश्न क्या कहेगा, एक घड़ी है जिस पर निश्चित समय आपको बता दिया जाएगा। यदि इस घड़ी को हम शीशे में देखें, घड़ी को हम शीशे में देखें, तो शीशे में जो हमें प्रतिबिंब दिख रहा है, जो इमेज दिख रही है, जो मिरर इमेज दिख रही है, उस मिरर इमेज में समय कैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी घड़ी है जिसमें नंबर नहीं है, सिर्फ इस तरह से लकीरें हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, तो आपको जो प्रतिबिंब है ना, जो आपको इमेज दिख रही है मिरर में, उसमें भी हमें इस प्रकार से 5 लाइन 12 लाइनें दिख जाएंगी। ठीक, तो ये 12 लाइनें हो गई, है ना। अब यहां पर मान लेते हैं कि 2 बज रहा है। ठीक है, समय आपको दिया है 2 बजे का। ठीक, अब देखिएगा ये जो आवर की सुई है वो मिरर की तरफ है, तो यहां पर भी जो घंटे की सुई है वो मिरर की तरफ ही होगी, और जो मिनट की सुई है वो 12 पर रहेगी। ठीक है, चलिए तो जो 2 बजे का समय है ना, जो सही समय 2 बजे का था, वो हमें मिरर इमेज में या शीशे में कितना दिख रहा है, 10 बजे। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है जो कि इससे थोड़ा आसान है ना, जहां पर आपको इस तरह से डायग्राम बना के इमेजिन नहीं करना है, वहां आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है कि जो भी आपको समय दिया है उसे 11:60 से माइनस करना है। ठीक है, जो भी हमें समय दिया है उसे 11 घंटे और 60 मिनट से माइनस करना है। ठीक, तो अभी हमारे पास समय था 2 बजे, इसी एग्जांपल को देखते हैं, तो यहां हम 2 से घटा देते हैं, ये हो गया 60, 11 में से 2 गया 9, तो 9 घंटे और 60 मिनट अर्थात 10, 9 घंटे 60 मिनट अर्थात समय क्या हुआ, 10। ठीक है, चलिए तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि सर मिरर इमेज के लिए, मिरर इमेज के लिए हमें दिए गए समय को 11:60 से घटा देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, 11:60 से 11 घंटे 60 मिनट, इससे हमें दिए गए समय को घटा देना है। ठीक है, चलिए अब कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न हमें 24 आवर क्लॉक के हिसाब से दिया रहता है। ठीक, जैसे वो 2 बजे को क्या कहेगा, या 2:34 को वो लिख रहा है 14:34। ठीक है, 14:34। अब यहां पर सर 11:60 से कैसे माइनस करें, है ना, तो सिंपल सा आपको काम क्या करना है, अभी हम 12 घंटे को लिख रहे थे 11 घंटे 60 मिनट, तो 24 घंटे को हम लिखेंगे 23 घंटे 60 मिनट, और इस प्रश्न को 23:60 से घटा देंगे बजाय 11:60 के। ठीक है, तो अगर 24 आवर क्लॉक के हिसाब से टाइम दिया है, तो आप दिए गए समय को 23:60 से घटा दें। ठीक है, चलिए ये गया 10 में से 4 6, 5 में से 3 2। ठीक, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13 में से 4 9, और 1 में से 1 0, तो 9:26। ये हुआ क्लियर। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज के लिए हमें 11:60 से घटाना है, और अगर 24 घंटे की घड़ी है, 24 आवर क्लॉक दिया है, तो हमें 23:60 से घटा देना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि सर मिरर इमेज के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि इस कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस समय से, ठीक है, अगर 24 आवर क्लॉक दी है तो इस समय से ही हम पहले ही 12 घंटे घटा सकते हैं। ठीक, आप यहीं पर 12 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 4 3 और बचा 2, तो ये आपको समय मिल जाएगा 2:34। ठीक है, और फिर आप इस 2:34 को 11:60 से माइनस कर दीजिए।
ठीक, तो ये भी एक तरीका है। तो जो भी आपको आसान लगता है, जैसा भी आपको इजी लगता है सॉल्व करने पर, आप उसे अपना सकते हैं। ठीक, समय ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज के लिए 11:60, 24 आवर क्लॉक है तो 23:60। ठीक, या फिर आप पहले ही 12 घटा दीजिए, ये समय आपके पास आ गया। अब यहां से आप 11:60 से माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया आपका मिरर इमेज का। ठीक है, चलिए मिरर इमेज के बाद एक और तरह की इमेज है जिसे वाटर इमेज कहते हैं। ठीक, अंतर क्या है कि मिरर इमेज में आपको जो शीशा है, मिरर है, वो इस तरह से वर्टिकल पोजीशन पे रहेगा, है ना, या वो राइट साइड हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है। ठीक है, और वाटर इमेज में, है ना, या तो प्रश्न कहेगा कि भाई घड़ी का प्रतिबिंब पानी में देखा जा रहा है, ठीक, या फिर प्रश्न ये कहेगा कि घड़ी के नीचे या घड़ी के ऊपर शीशा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर नीचे और ऊपर शीशा है तो वाटर इमेज है, और अगर साइड में शीशा है तो ये मिरर इमेज का प्रश्न है। मिरर इमेज अभी हमने देखा था कि आपको समय को 11:60 या 23:60 से घटाना है। उसी तरह वाटर इमेज को समय को 18:30, ठीक है, 18 घंटे 30 मिनट से घटा देना है। ठीक, चलिए तो प्रश्न ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज में 11:60 या 23:60 और वाटर इमेज में 18:30 से घटाना है। बहुत ही सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें हमको देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न देखते हैं हम लोग वाटर इमेज का। ठीक, देखिएगा वाटर इमेज। ठीक, चलिए समय है 3:45। ठीक, 3:45, है ना, 3:45 में, ठीक, एक घड़ी का पानी में अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो हमें प्रतिबिंब में समय कितना दिखेगा। ठीक है, वाटर इमेज निकालना है। व्हाट विल बी द टाइम शोन इन वाटर इमेज इफ अ क्लॉक शोज 3:45। ठीक, चलिए तो आपको ध्यान आ रहा होगा सर कि ये 18:30 से माइनस करना है। ठीक है, चलिए लेकिन समस्या ये है सर कि 18:30 से तो हम घटा दें, लेकिन यहां पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, और ये डेसिमल सिस्टम नहीं है, है ना, दशमलव प्रणाली नहीं है कि आप इसे 7 लिखकर यहां 13 लिख दें। ठीक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहां आवर है। ठीक, जब आप बोरो लेंगे, जब आप यहां से कुछ मांगेंगे, अगर वो 1 देता है तो उस 1 का मतलब है 60 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो यहां 18:30 से नहीं, पहले हम इसको बदल लेते हैं कि सर 18:30, यहां से अगर हम 1 दे दें तो ये हुआ 17, और 1 अगर गया तो 60 होगा, तो यहां 60 जुड़ने पर ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो अगर आपको बोरो लेना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहां से जब 1 लेंगे तो वो 60 मिनट देगा, और 60 मिनट और 30 मिनट जुड़ के हो गए 90 मिनट। तो 18:30 की जगह अब हम यहां पर किससे घटाएंगे, 17:90 से। ठीक है, तो ये समय जो है 17:90 से घटा देते हैं 30:45, 3:45, तो ये हुआ सर 45 बचा, 90 में से 45 गया 45, 7 में से 3 गया 4, तो समय दिख रहा है हमें 2:45। ये हुआ क्लियर। ठीक है, टाइम कितना है, 2:45, है ना, 14:45 हमें दिख रहा है, जो कि क्या कहा जाएगा, 2:45। ठीक, चलिए होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, है ना, ध्यान रखना है 18:30, लेकिन अगर सर बोरो लेना होगा तो 18:30 की जगह 17:90 से। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 6:30 बजे। ठीक है, मिरर इमेज में हमें निकालना है कि अगर घड़ी 6:30 बजा रही है तो इसका पानी में जो प्रतिबिंब होगा उसमें हमें क्या समय दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर 18:30, 18:30 से हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 6:30, ये हो गया 0। ठीक है, ये 0 हुआ, और समय जो है हमारा 18 में से 6 गया जो कि 12, तो ये 12 बजे का समय पानी के प्रतिबिंब में हमें कितना दिखेगा, 6:30 का समय पानी पे हमें दिखेगा 12 बजे। ये हो रहा है क्लियर। ठीक है,
चलिए अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं करेक्ट क्लॉक और एक तरफ लिख रहे हैं रॉन्ग क्लॉक। ठीक है, हमें गलत घड़ी में समय बताना है तो उसे हमने राइट साइड रख लिया। ठीक है, अब देखिए अगर सही घड़ी में 1 घंटा बीता तो गलत घड़ी में 1 घंटा और 5 मिनट ये बीत रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 आवर में है और ये मिनट में है तो इसे भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 5/60 घंटे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास कि 1 घंटे में 1 घंटा और 5 मिनट। ठीक, गलत घड़ी में। अब यहां पर हमने सेट किया है 12 बजे और समय बताना है 7 बजे का। तो कुल कितने घंटे हुए सर? 7 घंटे। सही घड़ी में जब 7 घंटे बीतेंगे तो गलत घड़ी में ये इंटू हो गया 7 से। कितने घंटे बीतेंगे? तो गलत घड़ी में 60 प्लस 60 पंचे 35/60 आवर। ठीक है, तो ये 35/60 आवर में यही क्या बन जाएगा? 35 मिनट। मतलब गलत घड़ी जो है वो 35 मिनट आगे का समय बताएगी। तो गलत वाली घड़ी में हमें 7:35 का समय दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो रहा है क्लियर कि भाई सही घड़ी और गलत घड़ी, करेक्ट क्लॉक और रॉन्ग क्लॉक। ठीक है, 5 मिनट अगर गेन कर रही है तो हर एक घंटे में 5 मिनट गेन करेगी। और इस प्रकार से जब यहां पर समय 7 घंटे बीता है तो यहां पर ये 7 घंटा 35 मिनट होगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसी प्रश्न को, है ना, यही क्वेश्चन अगर हम प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं और इस बार हम देख रहे हैं इफ अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट इन 1 आवर, यहां तक तो सेम है। ठीक है, चलिए इफ अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट इन 1 आवर इट इज सेट एट 12 नून। ठीक है, 12 बजे इसे सेट कर दिया गया। इफ द इनकरेक्ट क्लॉक shows 7 PM then find the correct time। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमें यह ज्ञात करना था कि यदि सही समय 7 बजे है तो गलत घड़ी जो है वो समय क्या बताएगी, है ना। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, वो तो हमने बातचीत करते करते ही सॉल्व कर लिया था। बट यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा कि यदि गलत घड़ी 7 बजे का समय बता रही है तो सही घड़ी में क्या टाइम हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, गलत घड़ी अगर 7 बजे का समय बता रही है तो सही घड़ी में क्या समय दर्शाया जाएगा ये ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इस बार क्योंकि हमें सही घड़ी का टाइम बताना है तो हम राइट तरफ लिख लेते हैं करेक्ट क्लॉक और इधर हो जाएगा रॉन्ग क्लॉक। ठीक है, सही घड़ी यदि 1 घंटा चल रही है तो गलत घड़ी 1 घंटा और 5/60 आवर। ये मेरे ख्याल से अब सब समझ में आ रहा होगा। 5 मिनट को हमने लिख लिया है 5/60। ठीक है, चलिए 5 मिनट को लिख लिया है 5/60। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा हमें सही घड़ी में समय ज्ञात करना है तो इसको इस बार सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया सर 60 और 5 65/60 और यहां पर 1 घंटे। यहां पर अगर हम 1 रखें और सारी वैल्यू को इधर भेज दें तो 60 जब इधर गया तो गुणा हो गया और 65 आया तो भाग में हो गया। ठीक है, चलिए तो 1 घंटा 60/65 आवर। ठीक, घड़ी सेट कब हुई थी? 12 बजे। समय क्या दर्शा रही है? 7 बजे। कितने घंटे का समय है? 7 घंटे का। तो जो 7 घंटे यहां पर बीते वो यहां पर हो जाएंगे 60/65 गुणा 7। ठीक, चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 से 12 बार, 5 से 13 बार, ये कैलकुलेशन हो गया हमारे पास 12 सत्ते 84/13। ठीक है, 13 से अगर इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम देख रहे हैं सर 13 छक्का 78 बच गया 6 तो 6/13। ठीक, अब आप देखिएगा कि ऑप्शन में आपको समय कैसा दिया है। अगर सही समय पूछ रहा है तो वो घड़ी के समय के हिसाब से पूछेगा और अगर पूछा कि भाई सही घड़ी में कितना समय बीता है तो वो 6 सहित 6/13
घंटे। ठीक है, 6 सहित 6/13 घंटे। ठीक, चलिए इतने घंटे बीचे। लेकिन अगर हमें समय बताना है कि सही घड़ी में समय कितना हुआ है, तो अब देखिएगा एक कैलकुलेशन और है यहां पर कि हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 घंटे और 6/13 घंटे, ये हो जाएगा सर 6/13। मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 360/13 मिनट, और ये आगे हो जाएगा 13 दूनी 26, 100 हो गया, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा तो 9/13 मिनट। तो समय जो हुआ है वो 6:27 सहित 9/13 मिनट। ठीक है, घड़ी क्या समय दर्शाएगी? 6:27 सहित 9/13 मिनट। ठीक, ये हुआ हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो खास करके इस तरह के प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर सही घड़ी में समय हमको बताना है तो वो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हमें गलत घड़ी में समय बताना है तो वो तो सर बातचीत करते हुए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो ये थोड़े कठिन हो जाएंगे। ठीक है, और व्यापम ना ही पीएससी इस तरह के प्रश्नों को आज तक घड़ी के प्रश्न में नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों टॉपिक आपके आज यहां पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन अब एग्जाम में जरूर बनेंगे। थैंक यू।